सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मेड इजी यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं टॉपर स्टॉक्स वीडियो सीरीज में मिस्टर आस्तिक से, जो कि AIR 12 है इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच। सो आस्तिक, वेलकम टू मेड इजी यूट्यूब चैनल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। थैंक यू मैम। तो आस्तिक, आपने जैसे हमें बताया कि आप एक मेड इजी वीकेंड बैच के क्लासरूम कोर्स स्टूडेंट रहे हैं, एंड इसके अलावा आपने मेड इजी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी एनरोल्ड थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कब डिसाइड किया कि आपको अभी गेट लिखना चाहिए, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट। ये आपका कब मन में आया एंड देन यू जॉइंड मेड इजी? ये सब कैसे हुआ आपके साथ? मैम मैंने थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि मैं गेट के लिए अटेम्प्ट दूंगा गेट। हाँ तब जी। मैंने इधर उधर बात करी थी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, उन्होंने कहा था कि फरवरी में आना। तो हम्म। मैंने फरवरी तक डिसाइड नहीं किया था कि मैं किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाऊंगा। लेकिन जब मैंने फिर अब देखा कि मेरी क्लास में सब बहुत सारे बच्चे जा रहे थे, तो मैं भी हम्म। मेड इजी में आ गया। तो इस अच्छा, तरीके से मैं। कॉलेज के क्लास वाले जी। बच्चे हैं? मेरी आप JSS नोएडा से पास आउट नहीं हुए हैं अभी ना, अभी अभी फाइनल ईयर में? जी 8 सेम मेरा चल रहा है, 8 सेमेस्टर। ओके। फिर तो बच्चों ने बोला मेड इजी जा रहे हैं? हाँ, तो एक तरह से मेरी पूरी क्लास ही वहीं पे थी। काफी हम्म। इसलिए कॉलेज वाला ही माहौल लगा मेरे को। ओके। तो तो फिर एक महीना कुछ मेरी क्लासेस चली वहाँ पे, फिर पैंडेमिक आ गया। तो हम्म। फिर तो सब घर पे ही बैठे थे। तो फिर मेरे को लगा कि अब तो मैं शायद रिफंड के लिए अप्लाई करूं, कि क्लासेस तो बंद हो गई हैं। लेकिन हम्म। फिर आपने लोगों ने ये ऑनलाइन लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दिया। तो फिर हाँ। मैंने तब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी अच्छे से। और मिड जनवरी तक मैं आपकी सारी वीडियोस देख चुका था। वो सब्जेक्ट्स जिनमें मेरे को लग रहा था मेरे को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, तो हम्म। उन सब्जेक्ट्स को मैं कंप्लीट कर चुका था। और फिर मैंने आपके मॉक देना शुरू किया था। टेस्ट सीरीज के? हाँ जी। अच्छा। तो जैसे अब हमने क्लासरूम कोर्स में जब एनरोल्ड रहते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको पता रहता है कि मेरा बैच टाइमिंग लेटर से 5:30 to 8:30 है, या मॉर्निंग का है, या जब का भी टाइमिंग होता है। तो वो एक कंटिन्यूटी रहती है अंदर से, मतलब इंसान बहुत मोटिवेटेड रहता है कि इस टाइम पे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मुझे सेंटर पे पहुंचना है। अब ऑनलाइन जब कर देते हैं तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को होता है ना कि हमारे पास वीडियोज तो अवेलेबल हैं, हम ये बाद में भी देख सकते हैं। तो वो आपने कैसे मैनेज किया, कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रखी फिर आपने? मैम इस ये ऑनलाइन वीडियोस के नुकसान तो हैं, जैसे आपने कहा कि कंटिन्यूटी खुद से इनर मोटिवेशन आनी चाहिए तभी हम हाँ। कर सकते हैं। लेकिन फायदे भी बहुत हैं। जैसे हम अगर हम टीचर स्पीड हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, वीडियो की कभी भी देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट पे। तो मैं तो डे स्कॉलर हूँ, तो मैं तो अपने घर वालों के साथ ही रहता हूँ, तो मेरे को इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मेरे तो घर वाले बैठे हैं वो ओके। तो वो आपको इसलिए पुश करते हैं कि अब पढ़ना हाँ, है? मेरी सिस्टर मेरी मदर ये दोनों काफी मेरे साथ लगे रहते थे कि करो, इतनी वीडियोस आज ओके। खत्म कर देनी चाहिए ऐसे। ओके। तो फिर क्या टाइम टेबल आपने फॉलो किया ये लास्ट के 8-9 मंथ्स जो आपने प्रिपेयर किया है ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू? तो कैसा टाइम टेबल रहता था आपका घर पे? मैम मैं 45 to 50 मिनट्स की सिटिंग्स लेता था, मतलब सुबह उठा 9-10 बजे, तो फिर 1 घंटा कुछ ऐसे मैंने पढ़ लिया सुबह। फिर दोपहर को 1 घंटा, और फिर शाम को 1 घंटा, और थोड़ा सा रात को अगर मन हुआ तो कर लिया। तो मैं ये दिन का बस 2 या 3-4 घंटे ऐसे ही मैं पढ़ता था। पूरे ओके। प्रिपरेशन ऐसे ही करी। मतलब सिर्फ 3 घंटे पढ़ के आपने गेट में AIR 12 लाया है? हाँ मैम, वो 10 घंटे में से पढ़ा भी नहीं जाएगा, तो फिर वो मेरा फायदा से ज्यादा नुकसान करने लगता है। तो मैं उतना ही पढ़ता हूँ जितना, मतलब जितनी मेरे को मेरी जरूरत लगती है। अगर हम्म। मैं जल्दी अगर चीजें पकड़ पा रहा हूँ तो फिर मैं ज्यादा घंटे बैठूंगी। ये भी बात सही है। तो फिर आपने कैसे किया, मतलब जैसे क्लासरूम से जो ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू जो नोट्स बनाते थे, आप कैसे पढ़ते थे? मैम क्लासरूम सबसे मतलब लेक्चर शुरू करते ही मैं नोट्स लिखता रहता था। बीच में आधी वीडियो देखी, थोड़ा पॉज किया, फिर नोट्स लिखे, फिर आधी अच्छा। देखी ऐसे। और लास्ट में जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता था, तब हम्म। मैं फिर उसकी जो वर्कबुक है मेडिसी की, उसको अटेम्प्ट करता था। ओके। अटेम्प्ट करता था, और जो क्वेश्चंस नहीं होते थे, थोड़े दोस्तों के साथ डिस्कस कर लिया, ऑनलाइन फोरम्स पे देख लिया। और हम्म। ऐसे प्रैक्टिस बनी रहती थी, और उन क्वेश्चन उन टॉपिक्स पे ज्यादा इफेक्ट मतलब जोर डालता था जिनसे एक थोड़ा डर सा लगता था। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, तो उन पे ज्यादा फोकस रहता था मेरा। उनके नोट्स बार बार रिवाइज भी कर लेता था। अच्छा, तो ऐसे आपके अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए
जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए? मैम ये तो इंडिविजुअली डिपेंड करता है। मेरा जो मेरे लिए मेरे को मुश्किल लगता था वो कंप्यूटर नेटवर्क था। ओके। उसमें था ये कि काफी ज्यादा चीजें याद करनी पड़ती है। मतलब तो जो याद वो मेरे दिमाग में ऐसे मैं रिटेन कर नहीं पाता ज्यादा देर, ऐसे फैक्ट्स तो उनको बार बार मैं रिवाइज करता रहता था कि मेरे दिमाग में वो प्रिंट हो जाए। और हम्म। तो इसके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे आपने? शॉर्ट नोट्स मैम, मेरे नोट्स ऐसे हैं जो स्टिकी नोट्स होते हैं, उन्हें मैं अपने डेस्क पे चिपका लेता था, छोटी छोटी चीजें, जैसे ओके कि कितनी हेडर का क्या साइज है, ये सारी चीजें। ओके ओके। सो दैट्स नाइस। फिर जैसे अगर मैं आपसे पूछूं टेस्ट सीरीज के बारे में, तो टेस्ट सीरीज में कैसे आपने सारे टेस्ट दिए एमआईडीसी टेस्ट सीरीज के? मैम मैं ऐसा करता था, जब वर्क किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेता था, फिर उसकी हम्म वर्कबुक और फिर हम्म। उसके ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था। ओके, टॉपिक हाँ वाइज टेस्ट जो हाँ हमारे जी जी। मेडीसी में। हाँ, हम्म। फिर जब मेरा सिलेबस खत्म हो गया था मिड जनवरी तक, तो तब तक हमारे ये भी आ चुके थे, एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके थे। हाँ जी। तो मुझे पता था कि मेरा जो टेस्ट है वो आफ्टरनून में होगा 3 बजे। तो मैं अपने मॉक टेस्ट भी 3 बजे ही देता था कि ओके। उस हिसाब से मेरी बॉडी सिंक्रोनाइज हो जाए, तो हम्म। कि हाईएस्ट पीक परफॉर्मेंस दे सकूं मैं। तो अब पता नहीं कि उसने मेरी उस चीज से मेरी फायदा हुआ या नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्लेसिबो इफेक्ट जरूर मिलता था उससे, कॉन्फिडेंस बढ़ता था। तो ये मेरी ये स्ट्रैटेजी तो थी है मॉक में। क्योंकि जब हमारा नॉर्मल स्टडिंग आवर्स रहते हैं तो कई बारी उस टाइम पे हो सकता है दोपहर के टाइम में किसी को रेस्ट करने की हैबिट है, जी कोई लंच करने के बाद लेथार्जिक फील करता है, तो वो आपने अवॉइड करा, वो उस तरीके से आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो गई, तो ऑब्वियसली वो हेल्प तो जरूर किया ही होगा। जी जी। अच्छा, तो टेस्ट सीरीज में जैसे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते थे, फिर जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाए या जो गलत हो गए उनको कैसे इम्प्रूव करते थे? मैम मैं 65 क्वेश्चंस होते हैं, 62 हम्म। या 63 ऐसे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर लेता था। तो ओके। शुरुआत में तो मेरे 55 ऐसे नंबर आते थे। धीरे हम्म। धीरे इम्प्रूव किया मैंने, तो मैं 60s में पुश किया, फिर 70s में गया, और फिर कभी कभी लास्ट में जब एंड से पेपर पास आता गया तब मैं 80s तक छू लिया था मैंने। और ओके। तो फिर जिस दिन मैं पेपर देता था, उसी दिन मैं रात को बैठ के अपने जो भी गलतियां करी है मैंने, वो ठीक कर लेता था। जैसे और बहुत सारी चीजें होती है ऐसी जो आपको आती हैं, लेकिन आपको ठीक से पता नहीं होता है, कि जैसे कई क्वेश्चंस में होता है कि इस चीज का रेट निकालो। तो अब हम्म। ये तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अब इस रेट को मैं परसेंटेज में रिपोर्ट करूं या फ्रैक्शन में। एक्शन में ऐसी या? चीज ऐसी जो चीजें होती है वो आप एक्सपीरियंस, मतलब आपने अगर टेस्ट दिया है तो ही आपको पता चलेगा। तो ऐसी चीजें हम्म। मैंने सीखी ये मॉक टेस्ट से देने से। और मॉक टेस्ट का ये जरूर फायदा होता है कि आपको आंसर सारा पता है, लेकिन आता है आपको पक्का पता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो हम्म। टाइम मैनेजमेंट होती है आपको क्योंकि कई क्वेश्चंस होते हैं ट्रिक क्वेश्चन जो टाइम वेस्ट करने के लिए ही बने होते हैं। तो उन हम्म। क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाना कि इस क्वेश्चन को बाद के लिए रखना है, बाद में अटेम्प्ट करेंगे, और बाकी जो जल्दी सॉल्व हो सके उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। फोकस करना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आपके कई बारी टेस्ट में 55 नंबर भी आए हैं जी, इनिशियली शुरुआत में जब आते। आपने स्टार्ट किया देना, तो ऐसा नहीं लगा, डिमोटिवेटेड सा फील नहीं हुआ कि कैसे होगा अभी, कैसे हम कवर करना चाहिए, या कैसे मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा गेट में? हम शुरुआत में तो लगता था ऐसा, लेकिन ये पता था कि धीरे धीरे कवर कर ही लूंगा। ऐसा लगता था हम्म कि अगर मुश्किल कोई चीज मेरे को लग रही है, तो मैं सोचता खुद को, मतलब डिमोटिवेट ना हूं इसके लिए मैं खुद को कहता था कि अगर मेरे लिए मुश्किल है तो बाकियों के लिए भी मुश्किल होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो और मेरे दोस्त भी थे, और जो मेरे साथ रहते थे, बोलते थे, वो मेरे को मोटिवेट करते थे, मेरे घर पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, वो सभी मोटिवेट करते थे। तो मोटिवेशन मेरा हमेशा हाई रहा इन सभी की वजह से। तो ऐसा कोई वो नहीं आया कि किसी मौके पे मैं काफी डिमोटिवेटेड रहा। तो मतलब मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, जी। क्योंकि जैसे ही आपने अपने आप को कम वो रेट करना चालू किया कि अब ये मेरे से होगा ही नहीं, तो आप उसी टाइम गेम से बाहर हो जाते हो। हम्म, तो लगे रहना है और उससे मतलब डे बाय डे इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है जी अपने आप को। जी। ये बहुतों के साथ होता है कि उनका अच्छा गेट स्कोर ना आना उनके लैक ऑफ कॉम्पिटेंस की वजह से नहीं होता, बल्कि लैक हम्म। ऑफ सेल्फ फेथ की वजह से होता है। अगर हमें या लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं कर सकता हूँ, तो हम जरूर कर पाएंगे। करेक्ट, सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। जी।
जी। तो अगर मैं आस्तिक आपसे पूछूं कि आप अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कुछ अगर टिप देना चाहें कि कैसे गेट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते तो मैम मैं इनसे सबसे पहले ये कहना जो कि खुद में विश्वास रखें, और हैं। और आप कितने घंटे पढ़ें ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपकी लर्निंग स्पीड पे। लेकिन बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स देते रहना है। रोज अगर आप थोड़ा थोड़ा भी दें हम्म। तो भी काफी दूर तक ये जाएगा, बजाय इसके कि आप फाइनल डेज में अपना पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं। उससे अच्छा होगा कि आप स्लो और कंसिस्टेंट एफर्ट्स पूरे साल भर या 6 महीने आप जितना भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें ज्यादा फायदा रहेगा। ओके। सो और कुछ आस्तिक आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? एंड मैम मैं कहूँगा मॉक तो जरूर दीजिए, और हम्म। आपकी जो एक प्रीवियस ये मेडीजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं हाँ, उनको तो, सॉल्व हाँ प्रीवियस ईयर जी, क्वेश्चंस। उन पे उनको जरूर दें, क्योंकि वो आपको एक्चुअल फील देंगे कि गेट के क्वेश्चंस होते कैसे हैं। तो आप बेहतर प्रिपेयर्ड रहेंगे और मेड इजी का जो मॉक सीरीज है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ऑलमोस्ट सभी टॉपर्स ये देते हैं। ठीक ठीक है, तो इससे होता हम्म। क्या है, आप एक्चुअल लोगों के साथ compete कर रहे हैं वहां पे, तो आपको अपनी वो जरूर अपनी पोजीशन जरूर पता चलती है। करेक्ट। जी। तो और जैसे आपने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी, ये कितनी बार आपने सॉल्व कर लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो जो बुक मिलता है? प्रीवियस ईयर की जो बुक थी मैंने उसको मैंने रिवीजन के लिए यूज किया। जब मेरा मिड जनवरी तक मेरा सारा सिलेबस हो गया था, तब हम्म। मैंने रिवीजन के लिए अपने नोट्स नहीं उठाया, मैंने अपनी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो बुक उठा ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और मैंने जो जो सब्जेक्ट से मेरे को थोड़ा डर लगता था उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस करना शुरू किया। हम्म। उनमें कॉन्फिडेंस दोबारा निकाला मैंने, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब हम अगर मैंने कोई चीज अप्रैल में पढ़ी है और अगले साल जनवरी में उसे देख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि हम थोड़ा बहुत भूलने लगते हैं। और हम्म। अपनी गलतियां मैंने लिख ली कि कई सारी चीजें जो जो चीजें मैं गलत करता हूँ उनको, जैसे बहुत छोटी चीजें होती है कि बिट्स को बाइट्स पढ़ लिया है, ऐसी चीजें जो बहुत ही जेन्युइन मिस्टेक्स होती है, लेकिन नंबर तो फिर भी कटते ही है। तो ऐसी करेक्ट। चीजों को मैंने सुधारा अपने उसमें। ओके। तो ये जो लास्ट का जो ये कहूँ 20-25 दिन वो बहुत क्रूशियल होता है हर जी एग्जाम के पहले। तो गेट में भी आपने वो जो 20-25 दिन थे लास्ट के, उसको रिवीजन में कैसे यूज किया? मतलब सारी चीजें आपको एग्जाम हॉल में रिटेन करना, सारे फॉर्मूलेज, सब कुछ, कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमें याद करके जानी होती हैं, तो अब इन सारी चीजों को लास्ट 20-25 दिन में कैसे करें? रिवीजन प्लस मतलब बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए रिवीजन कैसे करें बेसिकली? हम सबसे पहले तो लास्ट के 20-25 दिन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, कि हम्म। स्ट्रेस ना ले कि पास आ गया एग्जाम। अपनी मेहनत जो आपने पूरे साल भर करी है उस पर यकीन रखें। और इतने मैंने मॉक टेस्ट दिए थे कि मुझे अपनी छोटी छोटी गलतियां पता लगने लगी थी, कि मैं हम्म। कौन सी वैल्यूज भूल जाता हूँ, कौन से हम्म। ऐसी चीजें हैं जो फॉर्मूलेज भूल जाता हूँ। तो उन्हें मैं साथ साथ लिखता चला गया कि अपने शॉर्ट नोट्स में, कि इनको एक बार जाने से पहले एग्जाम सेंटर में मैं इन्हें देख लूंगा। ओके। तो दैट्स नाइस। आपके बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारी कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज आपने बताई, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। तो इनसे आई एम श्योर हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं और जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं उनको बहुत सारा मोटिवेशन मिल रहा होगा, इंस्पिरेशन मिल रहा होगा कि वो लोग भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं गेट, आने वाले गेट एग्जाम्स में। So Astik, it was very nice talking to you. I wish you all the very best for all your future endeavors. थैंक यू मैम। Okay, bye bye. Good luck. थैंक यू।